चिलचिलाती धूप पे मजदूरों को पैदल चलवा दीजिए, इसलिए भेजा कि एक दलित को यूपी में पीटा जाए क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, या एक आदिवासी के ऊपर आपका नेता पेशाब कर रहा है इसलिए भेजा आपको? क्यों भेजा है आपको? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला गए हैं। उनकी मनोस्थिति पर बहुत चिंता का विषय है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की औनी पौनी बातें कर रहा है, और मुझे इसलिए भी चिंता है क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। ये उम्र का तकाजा है या हार का डर है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत चिंता है नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की। कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में, अपनी सही मनोस्थिति में अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल नहीं बताता है। जो तरह के काम मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता और गहन चिंता का विषय है। लेकिन ये सवाल तब नहीं उठते जब अमीरों की कर्ज माफी होती है, ये सवाल तब नहीं उठते जब प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के नए हवाई जहाज में चलते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 करोड़ का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं। ये सवाल तब नहीं उठते। ये सवाल अब उठते हैं जब गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की, रोजगार की बात करो तो पैसे का सवाल फैलाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं इस बात को दोहराना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद, 10 साल के बाद मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए अपने उस मीडिया के दम पर, जो मीडिया दिन भर उनका चरमंथन करता है, दिन भर टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में सिर्फ मोदी है। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। अरे मोदी जी ने तो टीवी चैनल को, एक चैनल को इंटरव्यू दे दिए जितने हम प्रवक्ता लोग दिन में साउंड बाइट नहीं देते। एक बहुत अहम चुनाव है ये 2024 का, और इस अहम चुनाव में कुछ बड़े अहम फैसले भी होने हैं। उसमें से एक फैसला यह है कि क्या ये देश संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। उसमें से एक फैसला है कि क्या ये देश युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की आवाज को सुनेगा या एक आदमी के मन की बात सुनेगा। एक अहम फैसला इस देश को करना है कि क्या आने वाले भविष्य में ये देश रोजगार चाहता है, महंगाई कम चाहता है, गरीबी कम चाहता है, किसानों की के लिए सहूलियत, अच्छे दाम चाहता है, या सिर्फ जुमले चाहता है। और इसीलिए ये जो चुनाव है ये बहुत अहम है। ये हर साल की तरह होने वाला आम चुनाव नहीं है जो हर 5 साल पे होता है। और इस चुनाव की कुछ बड़ी परिवेश है। इस चुनाव का एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये चुनाव हो रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट है कि देश के, दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र में, जहां पर 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं, ऐसे राष्ट्र में रोजगार की बात ही नहीं करते हैं प्रधानमंत्री। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एक डेवलपिंग कंट्री में आटा, दही, पढ़ाई, दवाई पर जीएसटी लगाया हुआ है। कमर तोड़ महंगाई है। टैक्स वसूली चल रही है इस देश में। इस देश में 2014 से 24 के बीच में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई बनाई गई कि अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। और जब इस केस शेप्ड रिकवरी की बात प्रधानमंत्री से की जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि क्या सब गरीब हो जाएं? ये भी तो कह सकते थे कि क्या सब अमीर हो जाएं। ये मानसिकता है प्रधानमंत्री की। ये चुनाव हो रहा है तब जब 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है अपनी फसल का सही दाम मांगते हुए। कोई भूला नहीं है उन 700 किसानों को जो जाड़ा, गर्मी, बरसात में दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे रहे अपनी मांग, अपनी जायज मांग को लेकर, और नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी एक न सुनी। अपने अहंकार के चलते 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में नाक रगड़ के 3 काले कानून वापस लेने पड़े। और जब किसान फिर से दिल्ली जाना चाहते हैं, दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है, तो क्यों मना कर दिया जाता है? दिल्ली जाने वाले किसानों के लिए सड़कें खुदवा दी जाती हैं, किले गड़वा दी जाती हैं। दिल्ली जाने वाले किसानों के ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े जाते हैं। जब किसानों की शहादत हो जाती है तो प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे क्या, मेरे लिए थोड़े ही मरे। ये हाल है प्रधानमंत्री का। जब तमाम नेता जो नाम लेके कहते हैं हम उनसे मिले, सतपाल मलिक उसमें से एक है जो बीजेपी के नेता थे, वो कहते हैं प्रधानमंत्री ने पलट के कहा मैनू की, मेरे लिए थोड़ी मरे। तो मेरा अपना मानना है कि बहुत, और ये चुनाव महिला सुरक्षा पर मैं जितनी बात करूं उतनी कम होगी। ये चुनाव तब हो रहा है जब हाथरस से लेके लखीमपुर, लखीमपुर से लेके उन्नाव, उन्नाव से लेके गुजरात की बिल्किस बानो, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी, हमारी सबसे होनहार बेटियां, हर औरत के खिलाफ अपराध हुआ और हर बार संरक्षण, हर बार प्रोटेक्शन, हर बार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आरोपी के साथ खड़े पाए गए। तो ये परिवेश है इस चुनाव का। इस चुनाव में कोई गंगा में तैरती हुई लाशें भूला नहीं है कोरोना में, ना कोई भूला है कि कैसे सैकड़ों, हजारों, लाखों
श्रमिकों को पैदल चलवाया, चिलचिलाती धूप में, तपती सड़कों पर, पैरों में छाले लिए, फपोले लिए, बच्चों को हाथ में लिए, गरीब मजदूर पैदल चलते रहे और ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलती रही कि कोई सड़क पर है ही नहीं। तो ये कोई भूला नहीं है, कोई भूला नहीं है कि जब युवा ने रोजगार मांगा तो नरेंद्र मोदी ने कहा पकौड़े तल लो। पकौड़े भी तलने को तैयार थे। 90 का तेल आपने 220 कर दिया, आपने 400 की गैस को 1100 कर दिया, पकौड़े भी कैसे तले जाए। जब आपसे महंगाई की बातें देश की औरतों ने कही तो आपकी वित्त मंत्री ने कहा मैं लहसुन प्याज नहीं खाती। अरे आप नहीं खाती होंगी, देश तो खाता है। तो जिस तरह के जुमले हमने सुने हैं और जिन जुमलों का अंत होना है, उस परिवेश में ये चुनाव हो रहा है। तो हर उस समस्या का जिसको बनाने का पिछले 10 साल में काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, हमने भी ठान ली है कि हम हर उस समस्या का अंत करेंगे, हर उस समस्या का समाधान लेंगे। और ये 48 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट, ये 48 पेज का पन्नों का हमारा न्याय पत्र 15,329 शब्द हैं, जिसमें ये हर उस समस्या का निवारण है, हर उस समस्या का समाधान है जो नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी सरकार ने बनाई है। कितनी बड़ी विडंबना है कि 73 साल का प्रधानमंत्री 5 साल और मांग रहा है और 24 साल के लड़के को कह रहा है तुम रिटायर होके घर चले जाओ। और वो लड़का ऐसी छोटी मोटी नौकरी नहीं कर रहा है, वो लड़का तपते हुए रेगिस्तान से लेके हाड़ कांपती ठंड, हड्डी गलाने वाली ठंड सियाचिन में खड़ा होकर इस देश की रक्षा कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, 48 लाख करोड़ का बजट है भारत सरकार का। 2 या 3 लाख करोड़ रुपए अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लग जाए, अगर औरतों के हाथ में थोड़ा पैसा आ जाए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमारा अगला प्रॉमिस महिलाओं के लिए है कि सरकारी नौकरियों में आधी सरकारी नौकरियां महिलाओं के लिए सुरक्षित की जाएंगी, आरक्षित की जाएंगी, जिससे जितनी ज्यादा महिलाएं जब वर्कफोर्स का हिस्सा बनेंगी, इतना सुरक्षित समाज होगा। मैं यहाँ पर एक महिला अकेले मंच पर हूँ, मेरे सामने जहाँ तक मुझे दिख रहा है 3 महिलाएं आपके बीच में है। ज्यादा महिलाएं, जितनी ज्यादा महिलाएं कामकाज में इकोनॉमी का पार्टिसिपेशन करेंगी, उतना समृद्ध और उतना सुरक्षित ये समाज उनके लिए होगा। मैं किसानों की बात करना चाहती हूँ और किसानों की बात सबसे ज्यादा करनी चाहिए पंजाब में। 10 साल में जो दुर्दशा नरेंद्र मोदी ने किसानों की करी है, ये इससे पहले कभी नहीं थी। क्या मांग रहे हैं किसान? किसान आपसे ये कह रहे हैं हमारे लिए सूरज चांद तारे तोड़ दो। किसान यही तो कह रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, हमें हमारी फसल का सही दाम दे दीजिए। और किसान कौन होता है? किसान हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। जो किसान होता है बड़े हौसले का काम होता है, धरती का कलेजा फाड़ के फसल उगाता है। लहलाती फसल पर अगर बिजली गिर जाए, पानी पड़ जाए, ओले पड़ जाए, तो किसान हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठता है, फिर से मेहनत करता है, फिर से हिम्मत जुटाता है, फिर से फसल उगाता है, हमारा आपका पेट पालता है। और इन्हीं किसानों के, इन्हीं अन्नदाताओं के वो बच्चे सरहद पे हमारी रक्षा करते हैं। और जब वो कभी कभी तिरंगे में लिपट कर वापस घर आते हैं शहीद होकर, तो माँ बाप आंसू नहीं बहाते हैं, फक्र करते हैं अपने बच्चों की शहादत पर इस देश के लिए। और उन किसानों को आपने गुंडा कहा, आतंकी कहा, खालिस्तानी कहा, मवाली कहा, उन किसानों को आपने मरने दिया। दिल्ली की सरहद पर 1.25 साल तक जाड़ा, गर्मी, बरसात के नीचे उनको मजबूर किया बैठकर प्रदर्शन करने को। 700 किसानों की शहादत हुई और अंत में आपको नाक रगड़ के वो काले कानून वापस लेने पड़े। आपके अहंकार के, आपके घमंड के चलते 700 किसान शहीद हो गए। मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहती हूँ। किसान फिर से दिल्ली आना चाहते थे। दिल्ली किसी की बकौती नहीं है, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। जितनी मेरी है उतनी आपकी है, उतनी किसी और की है, उतनी देश के किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, पुरुषों की, युवाओं की है। और दिल्ली आने वाले किसान क्या करना चाहते थे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते थे। उनके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए, उनके लिए कीले गड़वा दी, उनके ऊपर आंसू गैस के बम गोले छोड़े। तो यही किसान अब आपकी मगरूर, आपकी घमंडी सत्ता का अंत करने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी हम देंगे। 16 लाख करोड़ मित्रों का माफ कर सकते हैं, लेकिन किसानों की कर्जा माफी क्यों नहीं कर सकते हैं? और इसीलिए जरूरी है कि किसानों को उनका हक मिले और हम एमएसपी की कानूनी गारंटी के साथ साथ कर्ज माफी और जीएसटी मुक्त खेती करने जा रहे हैं। और ये वो बातें हैं जो कहनी जरूरी है। लोग सवाल उठाते हैं पैसा कहां से आएगा।
ये सवाल तब नहीं उठते जब अमीरों की कर्जा माफी होती है। ये सवाल तब नहीं उठते जब प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के नए हवाई जहाज में चलते हैं, 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 करोड़ का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख का पेन रखते हैं। ये सवाल तब नहीं उठते। ये सवाल अब उठते हैं जब गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की, रोजगार की बात करो तो पैसे का सवाल उठने लगता है। जैसे 16 लाख करोड़ माफ हुए थे वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। 48 लाख करोड़ भारतीय सरकार का बजट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट है, उसमें ये सारे प्रोविजंस किए जा सकते हैं। कोई भी सरकार अगर सही नियत से और ईमानदारी से काम करना चाहे तो बहुत सारी चीजें कर सकती है। लेकिन इस चुनाव में हमने बड़ी रोचक चीजें भी देखी और उसके बारे में मैं 2 मिनट जरूर बोलना चाहती हूँ। इस चुनाव का नैरेटिव, इस चुनाव में क्या हमें कहना है, इस चुनाव में हमने बाध्य कर दिया नरेंद्र मोदी को वो मटन, मछली, मुर्गा याद आया। ये 48 पन्ने का डॉक्यूमेंट है की बातें कर भेजा कि किसानों की शहादत हो और आप आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाए बैठे रहे। इसलिए भेजा कि आप चिलचिलाती धूप में मजदूरों को पैदल चलवा दीजिए। इसलिए भेजा कि एक दलित को यूपी में पीटा जाए क्योंकि वो अपनी मर्जी से वोट डाल रहा है, या एक आदिवासी के ऊपर आपका नेता पेशाब कर रहा है, इसलिए भेजा आपको। क्यों भेजा है आपको? असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी अपनी आगामी हार देखकर बुरी तरह से बौखला गए हैं। उनकी मनोस्थिति पर बहुत चिंता का विषय है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की औनी पौनी बातें कर रहा है। और मुझे इसलिए भी चिंता है क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। ये उम्र का तकाजा है या हार का डर है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत चिंता है नरेंद्र मोदी जी के स्वास्थ्य की। कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में, अपनी सही मनोस्थिति में अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता है, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल नहीं बताता है। जो तरह के काम मोदी जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता और गहन चिंता का विषय है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा और मैं इस बात को दोहराना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी 10 साल सत्ता चलाने के बाद, 10 साल के बाद मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए अपने उस मीडिया के दम पर। और मैं आप लोगों से भी थोड़ा कहना चाहती हूं, जो मीडिया दिन भर उनका चरण वंदन करता है, दिन भर टीवी पर, रेडियो पर, अखबार में सिर्फ मोदी है, उसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी नैरेटिव सेट नहीं कर पाए। अरे मोदी जी ने तो टीवी चैनल को, एक एक चैनल को उतने इंटरव्यू दे दिए जितने हम प्रवक्ता लोग दिन में साउंड बाइट नहीं देते। एक एक चैनल को 4-4, 5-5 इंटरव्यू दे रहे, फिर भी नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि नैरेटिव सेटिंग का काम इस बार राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने डिसाइड किया कि रोजगार पर बात होगी, महंगाई पर बात होगी, आर्थिक असमानता पर बात होगी, अडानी घोटाले पर बात होगी और सबसे ज्यादा बात लोगों के रिप्रेजेंटेशन की, उनके प्रतिनिधित्व की, उनकी गिनती की होगी। सबसे ज्यादा बात इस देश के संविधान की होगी, लोकतंत्र की होगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।